जिला सचिवालय के बाहर किसानों के धरने का आज चौथा दिन है। करनाल में हुए लाठीचार्ज को लेकर किसानों ने महापंचायत के बाद पक्का डेरा जमा लिया। प्रशासन से 2 दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन विफल रही और किसानों ने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर दिया। ऐसे में सचिवालय का घेराव करके बैठे किसानों ने प्रशासन को 11 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। 11 सितंबर को करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक होगी और उस बैठक में अगर सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करती तो आर पार की लड़ाई का ऐलान किया जाएगा। आज कोई मैसेज नहीं आया, अब मैसेज आएगा भी नहीं इस तरीके से, क्योंकि कल जब हमारे बड़े नेता उठे वो कह के आए थे, भाई जे तो पर्चा दर्ज कर लो तो हमें बता देना, और वो गिद्दड़ चिट्ठा लेके आ जाइए हमारे पास बाहर, नहीं तो लड़ाई होगी। जब तक पर्चा दर्ज कराना है उससे पहले किसान मानने वाला नहीं है। ना अब ये बुलाएं, इनकी खाना पूर्ति के लिए नहीं हमारे नेता जाएंगे। अब तो सीधी मांग है पर्चा दर्ज करके, और वो जो गिद्दड़ चिट्ठा जो भी देंगे कागज बना के, जो उसका कंप्यूटर से कागज निकलेगा वो यहाँ ले आके दिखा दो भी पर्चा दर्ज हो गया, और किसान तब इस आंदोलन को समाप्त करेगा। बाकी एक बात की सीधी चेतावनी है सरकार को, 11 तारीख को हरियाणा के सारे संगठनों की और संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है करनाल धरने पे। 3 दिन दे दिए इनको ये बीच में। सचिवालय के बाहर किसानों के धरने का चौथा दिन है। पुलिस बल भी जिला सचिवालय के बाहर तैनात है। 11 सितंबर को करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा और हरियाणा के तमाम किसान संगठनों के नेताओं की अहम बैठक होगी। इस बैठक में कोई बड़ा और कड़ा फैसला लिया जा सकता है। किसानों का साफ कहना है कि वो इस धरने को लंबा नहीं खींचना चाहते। सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही। कल को तो जैसे ये अल्टीमेटम दे रखा है संयुक्त मोर्चे ने, तो कल को सारे हमारे जो बड़े लीडर हैं संयुक्त मोर्चे वाले आएंगे, तो लड़ाई तो हमारी आर पार की है, 3 अध्यादेशी की है। ये सरकार की मंशा है, जैसे कि यहाँ बैठ जाएंगे कुछ किसान, कुछ कहीं बैठा देंगे, जैसे दिल्ली वाला हमारा आंदोलन है वहाँ से टूट जाए। ये सिर्फ मंशा यही है। ये आयुष जो अपना आयुष सेना, ये कोई बड़ी बात थोड़ा है। ये सिर्फ ये गुंडी ऐसे लिए बसाई गई है भाई यहाँ जो हमारे करनाल जितना सक्रिय है, किसान हमारे भाई सक्रिय हैं वहाँ जाने के लिए, और यहाँ लड़ने मरने के लिए इन्होंने ये इसलिए कुंडी बसाई है भाई यहाँ बैठे रहें, उधर इनका कम जाना ना हो। हमने कोई अलग किस्म की गतिविधि नहीं करनी, क्योंकि जब हमारी बात बंद हुई उससे पहले एक बार किसान नेताओं की मीटिंग हुई थी, उससे में हमने तय कर लिया था कि 9 तारीख और 10 तारीख को तक 2 दिन तक हम सरकार को समय देते हैं कि सरकार को परमात्मा शुद्ध बुद्धि दे और इस मामले को हल करे, क्योंकि हम इस मामले को लंबा नहीं खींचना चाहते। हमारा मकसद तीनों कानून वापस करवाना और एमएसपी की खरीद की गारंटियां कानून लेना है। वो हमारा आंदोलन बॉर्डरों पर चला हुआ है, मगर हरियाणा सरकार की हठधर्मिता के कारण ये आंदोलन चौथे दिन में प्रवेश कर गया। उनका कहना है कि ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा। कल एक अहम मीटिंग है और उस अहम मीटिंग में कोई एक कड़ा निर्णय भी लिया जा सकता है, और यहाँ पर अलग अलग जगहों से लोग पहुँच रहे हैं, किसान पहुँच रहे हैं, और जो लंगर की सेवा है वो 24 घंटे जारी है। चंडीगढ़ में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कुल सचिवों की 1 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। हरियाणा में शिक्षा के सुधार पर लगातार जोर दिया जा रहा है, जिसको लेकर नई शिक्षा नीति पर काम किया जा रहा है। तो वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम मनोहर लाल भी लगातार शिक्षा के स्तर में सुधार लाने को लेकर जोर देते नजर आ रहे हैं। दरअसल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा भवन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कुल सचिवों की 1 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षाविदों की अहम भूमिका है। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित शिक्षाविदों से आह्वान किया कि वो शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए काम करें। शिक्षा ही सर्वांगीण विकास का माध्यम है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा मार शिक्षा के क्षेत्र पर पड़ी है, फिर भी इस चुनौती को पार करते हुए हम आगे बढ़े। नई शिक्षा नीति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनुसंधान और विकास पर जोर दिया जाएगा। निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थान भी इस संबंध में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार के लिए बेहतरीन काम कर रही है। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 lays a significant amount of emphasis on
research and development, for which the central government, under the visionary leadership of our beloved Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, has provisioned a huge capital infusion. It's a matter of happiness that today Haryana is emerging as hub of education, thanks to the vision of our Chief Minister, Sri Manohar Lal ji, who has left nothing unturned to ensure the seamless progress of education in the state. वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर कहा कि हरियाणा सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार के लिए कई कदम उठा रही है। शिक्षकों की ऑनलाइन तबादला नीति भी गुणवत्ता सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस नीति से शिक्षकों को बहुत बड़ा फायदा होगा। घर के नजदीक स्टेशन मिलने से शिक्षक पढ़ाई कराने पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा भी हरियाणा सरकार अनेक योजनाओं पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत KG2 PG प्रोग्राम के तहत 2 विश्वविद्यालयों ने काम शुरू कर दिया है। भविष्य में इस प्रोग्राम को और विस्तार किया जाएगा। अध्यापकों को हमेशा एक तलवार लटकी रहती थी, कब हमारे पॉलिटिकल साहब नाराज हो जाएं और कब उठा के काम फेंक दें। हमने उनसे खींच लिया सारा, हमारे अपने पॉलिटिकल लीडर्स हालांकि हमारे ही हैं, लेकिन उनके हाथ में से ताकत खींच ली। हमने कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर होगा, जो जहां जाना चाहता है सीनियोरिटी वाइज उसको वहां भेज देंगे। कोई किसी का लेटर डीओ लेटर नहीं आएगा कि इसको यहाँ ट्रांसफर करके यहाँ से यहाँ भेज दो। और 92% टीचर्स वो इससे सेटिस्फाइड हुए कि भी हमको घर के नजदीक काम करने का मौका मिल गया। पढ़ाने वाले को थोड़ा प्रसन्न रखना, ये हमारी थ्योरी है। तो हम उसमें से स्कूलों के अंदर शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। एक पॉलिसी इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आई है KG2 PG। 2 यूनिवर्सिटीज ने अडॉप्ट किया है, सरकारी यूनिवर्सिटीज ने, कि हम इसको करेंगे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने एडमिशन शुरू कर दिए इस बार। इस एक दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से लेकर शिक्षा मंत्री ने शिक्षा स्तर को सुधारने की बात कही। पानीपत में GM विकास नरवाल की तरफ से एक नई पहल की शुरुआत की गई है। शहर में पढ़ने जाने वाली लड़कियों को अब किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि GM का दावा है कि गांव में एक भी छात्रा के लिए डिपो की बस जरूर भेजी जाएगी। पानीपत में ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली लड़कियों को खास सुविधाएं मिलने जा रही है, और सुविधा भी ऐसी जिसका रोना हर स्टूडेंट रोता है। जी हां, बस सुविधा का। आमतौर पर देखा जाता है कि स्टूडेंट्स को आने जाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो अब लड़कियों की इस समस्या का समाधान पानीपत GM विकास नरवाल ने कर दिया। विकास नरवाल ने कहा कि गाँव से अगर एक बेटी भी शहर आकर पढ़ना चाहती है तो उसके लिए भी डिपो रोडवेज की बस भेजेगा। हमारे जो देहात है, गांव है, जो उसमें किसी भी गांव में अगर कोई लड़कियों को आने जाने में, कहीं पढ़ने में कोई समस्या है, तो अगर एक भी छात्रा पढ़ने के लिए पानीपत आना चाहती है तो मैं उसके लिए भी बस सेवा उपलब्ध। अवैध वाहन, ठीक कह रहे हैं आप, काफ़ी संख्या में अवैध वाहनों का संचालन हो रहा है पानीपत से। एक बार 12 वाहन हमने जो अवैध बसें, 12 की 12 बसें थी उसमें, और 4 लाख के करीब जो है उसमें जुर्माना किया गया था। वहीं उन्होंने बताया कि जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है तब से अवैध वाहन चालकों की नींद उड़ी हुई है। अवैध वाहनों पर एक महीने में 10 लाख का जुर्माना लग चुका है और आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। विकास नरवाल ने लोगों से अपील की कि जान को जोखिम में डालकर अवैध वाहनों में सफर न करें। नए बस अड्डे के बारे में कहा कि जल्द ही सिवाहा में बस अड्डा बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए, एक अच्छी पहल की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली लड़कियों को बसों की सुविधा दी जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली लड़कियों का शहर तक पहुंचने का संघर्ष कुछ कम हो जाएगा। फ्लाई बोर्ड में भारतीय मानक ब्यूरो की टीम ने छापामारी की। लाइसेंस के बिना ISI मार्क का प्रयोग किया जा रहा था। टीम ने वहां से काफी सामान जब्त किया। ध्रुव प्लाईवुड में भारतीय मानक ब्यूरो की टीम ने छापेमारी की। आपको बता दें, थाना पुलिस के साथ टीम फैक्ट्री में पहुंची तो टीम ने देखा कि वहां बिना लाइसेंस के ISI मार्क का प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो की वैज्ञानिक सुप्रिया सचदेवा ने बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो की शिकायत मिली थी, जिस शिकायत में बताया गया कि ध्रुव प्लाईवुड में बिना लाइसेंस के ISI मार्क का इस्तेमाल बोर्ड पर किया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी है। इस शिकायत के बाद चंडीगढ़ से
BIS की टीम ने छापेमारी की। वैज्ञानिक सुप्रिया सचदेवा ने बताया कि एक शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई। फैक्ट्री से काफी मटेरियल भी मिला है। वहीं उन्होंने कहा कि फैक्ट्री ने BIS से ISI मार्क का इस्तेमाल करने का लाइसेंस नहीं ले रखा है। ये BIS एक्ट 2016 के धारा 17 का उल्लंघन है। जब तक BIS से अनुमति नहीं ली जाती तब तक किसी भी उत्पाद पर ISI मार्क का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसीलिए BIS की प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा ब्रांच ऑफिस चंडीगढ़ की तरफ से हम लोग आए थे और यहाँ पे हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी कि BIS का ISI मार्क का मिसयूज हो रहा है। तो वी हैव फाउंड सम मटेरियल विच इज शोइंग ISI मार्क एंड यूज ऑफ ISI मार्क ऑन द बस विदाउट लाइसेंस। So this is a illegal activity which is violence of BIS Act 2016 as per section 28. So none of the proprietors should mark his product without permission of BIS. He has to have a license. Registered mark आपको एक ऑनलाइन प्रोसीजर के थ्रू BIS की विजिट के थ्रू आपको मिल जाता है, लेकिन अगर परमिशन नहीं है तो किसी भी व्यापारी को अवॉइड करना चाहिए इस तरह की एक्टिविटी में इंडल्ज होने। टीम के द्वारा की गई कार्रवाई पर क्या अमल किया जाता है ताकि ऐसी गैर कानूनी गतिविधि कोई और दोबारा ना कर सके। SC रमेश शर्मा के निलंबन के बाद इंजीनियरिंग विंग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। हालांकि गुरुग्राम नगर निगम के कमिश्नर मुकेश कुमार ओझा द्वारा उनसे बातचीत की गई, लेकिन ये बातचीत विफल रही। कमिश्नर मुकेश कुमार ओझा हमारे साथ हैं। सर, बैठक की गई आपके द्वारा उन कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ, क्या कुछ निकल के आया उसमें? कुछ यूनियन जो है हमारे उनके पदाधिकारी थे, कुछ ऑफिसर्स थे, एक कॉन्ट्रैक्टर्स की एसोसिएशन है उनके भी कुछ पदाधिकारी थे। उनसे मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने एक ही बात रखी है कि जो इसका जो निलंबन है रमेश कुमार SC का, ये विड्रा। मैंने इनको यही आश्वासन दिया है कि जो इनका प्रतिवेदन है और जो बात है मैं सरकार तक अपने कमेंट्स के साथ भिजवाता हूँ। परंतु जहाँ तक इसको रीइंस्टेट करने की बात है, ये तो सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात है और ये काम तो एक प्रक्रिया के तहत होगा। केवल वो एक विश्वास रखें कि हम इनकी बात सरकार तक जल्द से जल्द पहुँचाएं। सर, ये भी कहा गया था कि जो बैठक होती है उसमें पार्षद के पति मौजूद होते हैं, मेयर के बेटे मौजूद होते हैं, जो अधिकारियों से सवाल जवाब करते हैं, जिनको उनको अधिकार नहीं है। इस पर क्या कार्रवाई की गई? जैसे ये बात मेरे सामने आई, इस तरह का मामला है, मैंने कल एक ऑफिशियली ऑर्डर जारी किए हैं। जो भी हाउस की मीटिंग्स रहती हैं या इसके सिवाय कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में किसी भी अधिकारी के द्वारा कोई मीटिंग ली जाती है, उसमें केवल जो ऑफिशियली इनवाइटेड मेंबर्स होंगे वही रहेंगे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हों या ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स हों, कोई भी अन्य सदस्य या किसी इलेक्टेड मेंबर्स के परिवार का सदस्य निश्चित रूप से भाग नहीं लेगा। इसकी सख्ताई से, कड़ाई से पालना की जाए। इसके बारे में नोडल ऑफिसर हमारे रहेंगे, श्री रोहतास बिश्नोई एडिशनल यूनिवर्सिटी कमिश्नर हैं और इसकी हम पालना करेंगे। गृह मंत्री अनिल विज जब यहाँ आए थे तो पार्षद और मेयर द्वारा उनसे ये निलंबित का सिफारिश की गई थी। सर, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, आप कैसे देखते हैं इस निलंबन? ये सरकार का हुक्म है और उसकी हमने पालना की है। और जब उनकी बातचीत हुई पार्षदों की या मेयर की और मंत्री की, मैं उस बैठक में मौजूद नहीं था। सर, ये कहा जा रहा है कि मंत्री जी को गुमराह किया गया है मेयर द्वारा। ये कहा गया है कि सदन की बैठक थी जबकि वो सामान्य बैठक थी। मैं उस बैठक में नहीं था, मुझे नहीं पता कि उनका म्यूचुअल डायलॉग क्या रहा। क्या आपके द्वारा बातचीत का दौर जारी रहेगा इनसे, और अब निगम क्या करेगा कि ताकि लोगों को परेशानी ना हो? बिल्कुल निश्चित रूप से हम तो प्रयास करेंगे कि जो जनता की सेवा है, लोक सेवा है, जो नगर निगम ने करनी है, वो बाधित ना हो। बिल्कुल, जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो फिलहाल अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, हड़ताल कर रहे हैं। हालांकि निगम कमिश्नर द्वारा उनसे आह्वान किया गया है कि वो काम पर लौटें ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसे में देखना यही होगा कि ये विवाद कितना लंबा चलता है या फिर इस विवाद का कोई समाधान जल्द निकलता है। पलवल नगर परिषद की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। सफाई ठेकेदार की लापरवाही के चलते अब शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगने लगे हैं। हाल ये है कि फिलहाल कूड़ा नेशनल हाईवे पर भी डाला जा रहा है। अल्लाहपुर गांव की ये तस्वीरें
स्वच्छ भारत अभियान को ठेंगा दिखाने के लिए काफी हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिन दहाड़े लंबे समय से कूड़ा डाला जा रहा है। इससे पहले फिरोजपुर गांव के डंपिंग स्टेशन में शहर का कूड़ा डाला जा रहा था। लोगों की परेशानी बढ़ी, जिसके बाद कर्मचारियों को कूड़ा डालने से रोका गया और अब हाईवे पर ही कूड़े डालने का विरोध NHAI की तरफ से किया जा रहा है। वैसे तो नेशनल हाईवे से कूड़े का डंपिंग स्टेशन 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए और गांव की आबादी से आधा किलोमीटर यानी 500 मीटर दूर, लेकिन नगर परिषद की लापरवाही से कूड़े के डंपिंग स्टेशन को बनाते समय लापरवाही बढ़ती गई और नियमों को ताक पर रखकर गांव के पास ही डंपिंग स्टेशन बना दिया गया, जो कि नेशनल हाईवे के काफी पास है। डंपिंग स्टेशन की बदबू से ग्रामीण परेशान हैं। लंबे समय तक गांव के लोगों ने हड़ताल भी की, जिसके बाद डंपिंग स्टेशन को बंद करवा दिया गया, लेकिन अब लगभग 12 दिनों से नेशनल हाईवे के किनारे ही कूड़ा फेंका जा रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि इस तरह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कूड़ा डालना उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया है। कूड़ा उड़कर उनकी गाड़ियों के सामने आ जाता है और साथ ही शहर की छवि पर भी इसका विपरीत असर पड़ रहा है। ये गांव से बिल्कुल नज़दीक है, गांव की आबादी यहीं तक है, करीब 100 मीटर भी नहीं है। आधा किलोमीटर की तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ 50-100 मीटर है। और मेन बात ये है, BPL परिवार के 67 प्लॉट हैं इसमें, और जो मकान भी 4 मकान भी बने हुए हैं, ये आप देख लीजिए यहाँ। और सारा ही मतलब गांव को पूरी दिक्कतें सामना करना पड़ रहा, दिक्कतों का, माखी मच्छर और बीमारी भी बहुत बढ़ रही है। ये बिल्कुल अवैध तरीके से लगा हुआ है और गांव के सभी परेशान है। इतनी बुरी बदबू मारती है, हल्की सी बारिश हुई है, गांव में रोटी खाना दुश्वार है। खाना बनाओ, जाके देखो, खाने जहां बनता है हमारा रसोई में, उसके अंदर इतनी मक्खियां पहुंच चुकी हैं कि हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं। और ना ही तो ये गांव से दूर है और ना हाईवे से 1 किलोमीटर दूरी पे है, गांव के बिल्कुल रेजिडेंस एरिया में आ रहा है। और ये मिली भगत हमारे जो विधायक है दीपक मुंगला जी, ये उन्होंने पूरी शहर की गंद हमारे गांव में भिजवा दी है और हमारे प्रशासन से यही गुहार है, ये हटाया जाए यहाँ से, इसको हम हटवा के ही मानेंगे। ये हमारा बस्ती को से प्रावधान है। नगर परिषद के मुताबिक यहाँ बने डंपिंग ग्राउंड में बारिश का काफी पानी इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से इस डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा नहीं डाल पा रहे। फिरोजपुर गांव में बने एक और डंपिंग ग्राउंड को भी स्थानीय लोगों ने बंद करवा दिया। यही वजह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही कूड़ा फेंका जा रहा है। आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। हाईवे पे कूड़ा हम नहीं डाल रहे, हमारे को जो उसके पीछे अगर आपने देखा हो तो MRF सेंटर है जी। MRF सेंटर में सर वहाँ पे 4-4 फुट पानी खड़ा हुआ। इसकी कंप्लेंट नगर परिषद में लिखित रूप से भी की जा चुकी है, मौखिक रूप से भी की जा चुकी है। नगर परिषद भी इस चीज़ को बहुत मतलब कोशिश कर रही है इसका जितनी जल्दी हल निकल जाए। अभी भी SDM मैडम के पास गए हुए हैं अधिकारी, उन्होंने बोला, हमको आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में हमको दूसरी जगह देख करके तो सारा कूड़ा हम वहाँ से 1-2 दिन में हम सर हटवा देंगे। वहीं जब हाईवे पर कूड़ा डालने के बाद NHAI के इंसिडेंट मैनेजर को पता चली तो वो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और नगर परिषद की कूड़ा डालने वाली गाड़ियों को रोका गया। साथ ही चेतावनी दी कि जल्द ही समस्या का समाधान करवाया जाए, नहीं तो नगर परिषद या कूड़ा डालने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बातचीत क्या हुई है कि इन्होंने थोड़ी गुंडागर्दी टाइप का माहौल बना रखा है। यहाँ पे नाम लेते हैं नगर परिषद का कि नगर परिषद के द्वारा हमें यहाँ जमीन मुहैया करवाई गई है, जिसके बिहाफ के ऊपर हम यहाँ डंपिंग करते हैं। अब इनसे कोई ये पूछने वाला नहीं है। हमारे पास पेट्रोलिंग व्हीकल जब भी पेट्रोलिंग करता है शिफ्ट के अंदर, इनको हर बार यहाँ पे टोका जाता है। कोई मौके पे गाड़ी मिलती है उसको रोका जाता है। इसके बाद में जब गाड़ी रूट पेट्रोल पे निकल जाती है, पीछे से ये मौका देख के, जब यहाँ कोई मुआवना करने वाला नहीं है, ये क्या करते हैं, इकट्ठी 20-30 गाड़ियों को लेके और डंप करके और भाग जाते हैं मौके से। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कूड़ा डालना नगर परिषद के लिए बेहद ही शर्मनाक बात है। अब देखना यह होगा कि नगर परिषद और NHAI इस समस्या का कब तक समाधान करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीरवार के दिन देश के कई राज्यों के लिए राज्यपालों की नियुक्ति कर दी है। उत्तराखंड में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद अब राज्यपाल के तौर पर रिटायर्ड जनरल गुरमीत सिंह की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कई राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति और बदलाव के आदेश जारी किए हैं। वहीं कुछ राज्यपालों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि नागालैंड के राज्यपाल RN रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उधर असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के राज्यपाल पद से बेबी रानी मौर्य ने 8 सितंबर को इस्तीफा दे दिया था और बेबी रानी मौर्य का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया।
अब उनकी जगह रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं नए राज्यपाल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बधाई दी है। आइए आपको बताते हैं कि कौन है गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह फरवरी 2016 में सेना से रिटायर हुए थे। करीब 4 दशकों तक उन्होंने सेना में रहते हुए देश की सेवा की। गुरमीत सिंह 7 बार चीन का दौरा भी कर चुके हैं। वहीं अगर उत्तराखंड के राज्यपालों की अब तक की अगर बात करें तो सबसे पहले सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के राज्यपाल बने थे, जो 9 नवंबर 2000 से 7 जनवरी 2003 तक इस पद पर बने रहे। वहीं सुदर्शन अग्रवाल 8 जनवरी 2003 से उत्तराखंड के राज्यपाल के तौर पर नजर आए। इसके बाद बनवारी लाल जोशी को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया था। वो 29 अक्टूबर 2007 से 5 अगस्त 2009 तक इस पद पर रहे। इसके बाद मार्गरेट अल्वा को 6 अगस्त 2009 को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया। उन्होंने 14 मई 2012 तक उत्तराखंड के राज्यपाल के तौर पर काम किया। वहीं अजीज कुरैशी को 15 मई 2012 में उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया और 8 जनवरी 2015 तक उन्होंने इस पद पर सेवा दी। कृष्ण लाल पॉल की अगर बात करें तो 8 जनवरी 2015 को वो उत्तराखंड के राज्यपाल बने और 25 अगस्त 2018 तक वो यहाँ पर राज्यपाल बने रहे। इसके बाद बेबी रानी मौर्य को 26 अगस्त 2018 को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया था, जिन्होंने 8 सितंबर 2021 को इस्तीफा दे दिया। उत्तराखंड में नए राज्यपाल के तौर पर रिटायर्ड जनरल गुरमीत सिंह को नियुक्त किया गया है। जल्द ही वो अपना पदभार संभालेंगे।